विलासपुर गांव में नए साल की तैयारी बड़े जोरों शोरों से चल रही थी। ठंड होने के बावजूद भी जहां एक तरफ लोगों में उत्साह का माहौल था, वहीं दूसरी ओर गरीबी और लाचारी की वजह से रामचरण और सुमन 2 वक्त का खाना भी नहीं जुटा पा रहे थे। जल्द ही नया साल आने वाला है। एजी, क्या इस बार हम लोग नए साल में दूसरे लोगों की तरह जश्न मना पाएंगे? क्या हम दोनों नए कपड़े और अच्छा खाना खा पाएंगे? सुमन, हमारे लिए तो क्या नया साल और क्या पुराना साल। हम जैसे गरीबों के लिए तो हर दिन एक जैसा ही रहता है। मन तो मेरा भी करता है कि नए साल में दूसरे लोगों की तरह अच्छे अच्छे कपड़े पहनूं, स्वादिष्ट मिठाइयाँ खाऊं, मगर गरीबी ऐसी है कि खुद की हालत पे तरस आ जाता है। तो क्या इस बार भी हमें नए साल में रूखी सूखी रोटी खाकर ही गुजारा करना पड़ेगा? आप चौधरी से कुछ रुपए उधार क्यों नहीं मांग लेते? उन रुपयों से कम नए साल में कुछ अच्छा तो खा पाएंगे। नहीं नहीं सुमन, चौधरी से मैंने पहले ही बहुत कर्ज ले रखा है। अब वह मुझे पैसे नहीं देगा। तुम चिंता मत करो सुमन। टिल्लू सेठ के पास मैं काम करने रोज जाता ही हूँ। उसने वैसे भी मुझे 3 महीने से पगार नहीं दिया है। नया साल आने वाला है, इसी बहाने 3 महीने की पगार के साथ थोड़े और ज़्यादा पैसे उनसे मांग लूँगा। फिर हम भी नया साल अच्छे से मनाएंगे। बाकी तो भगवान की मर्जी। सुबह होते ही रामचरण टिल्लू सेठ के यहाँ काम करने चला जाता है। अबे ओ रामचरण, सुन बे रामचरण के बच्चे, एक बार बुलाने पर सुनाई नहीं देता क्या? ये कोई समय है काम पर आने का? कहां थे इतनी देर से? तुम्हें काम पर बुलाने के लिए भी मुहूर्त निकलवानी पड़ेगी क्या? माफ़ी हुजूर, ठंड के कारण सुबह सुबह शरीर अकड़ गई थी। मैं जल्दी में आने की कोशिश कर रहा था, मगर पांव भी सिकुड़ गए हैं। आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी मालिक। बहाने बनाना तो कोई तुमसे सीखे। ठंड सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, ठंड सबको लग रही है। तुम जैसे कामचोरों को मैं भली भांति जानता हूं। चलो अब जल्दी से फावड़ा उठाओ और काम पर लग जाओ। रामचरण को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, मगर वह बेचारा कर भी क्या सकता था। कड़कती ठंड में रामचरण फावड़ा लेकर खेत में काम करने लगा। इधर सुमन ने पूरा दिन कुछ नहीं खाया था। साथ ही वह उम्मीद में बैठी थी कि आज रामचरण 3 महीने का बचा हुआ पगार लेकर आएगा तो इस बार नया साल अच्छे से मनाएगी। ना जाने ये कब तक आएंगे। शाम ढलने को है, ठंड भी बढ़ने लगी है। ऊपर से घर में अनाज का एक दाना भी नहीं है। पता नहीं इन्होंने भी पूरा दिन कुछ खाया पिया भी होगा या नहीं। रामचरण सुबह से लेकर शाम ढलने तक खेत में मजदूरी करता रहता है। उसका शरीर अब जवाब देने लगा था। हे भगवान, मर गया मैं तो। न जाने हम गरीबों के साथ ही ऐसा क्यों होता है। टिल्लू सेठ जैसे लोग जिनकी नीयत में खोट है, ऐसे लोग चैन से रहते हैं और खुश रहते हैं। वहीं मेरे जैसे गरीब मजदूर इतना मेहनत करते हैं, मगर चैन और खुशी तो मानो हमारे किस्मत में लिखी ही नहीं है। अब आज इससे ज़्यादा मैं नहीं कर पाऊंगा। सेठ ने भी 3 महीने से पगार रोक रखा है। जाता हूँ सेठ से पिछले 3 महीने का पगार मांग लेता हूँ। रामचरण टिल्लू सेठ के पास जाता है और 3 महीने के पगार की मांग करता है। अरे, बहुत बेशर्म आदमी हो तुम रामचरण। एक तो काम चोरी करते हो और रह रहकर मुझसे पगार ही मांगते रहते हो। चलो जाओ, 1 हफ्ते बाद ले लेना। नया साल आने वाला है और मुझे घर की खरीदारी भी करनी है। ऐसा ना कहिए मालिक। पिछले कई सालों से मैंने और मेरी पत्नी ने नया साल नहीं मनाया है। आप बस मेरा बकाया पगार ही दे दीजिए, मेरा उसी से काम चल जाएगा। मैं तो आपसे कोई उधार भी नहीं मांग रहा मालिक। मैं तो बस अपने मेहनत के पैसे मांग रहा हूँ। अरे, तू क्या करेगा नया साल मना करके? ये सब केवल बड़े लोग मनाते हैं। तेरा काम है मजदूरी करना। तू बस मजदूरी कर, तेरी उसी में भलाई है। और अब चला जा यहाँ से। पैसे तो मैं 1 हफ्ते बाद ही दूंगा। इधर रामचरण टिल्लू सेठ से पैसे की मांग कर ही रहा था, तभी उसके घर चौधरी आ धमकता है, जिससे रामचरण ने पहले ही काफी सारे पैसे उधार ले रखे थे।
अरे भाइयों, ये मैं क्या देख रहा हूं कि रामचरण अपनी पत्नी को घर में अकेला छोड़कर मेरे डर से न जाने कौन से बिल में घुस गया है। क्यों सुमन, पहचान रही हो ना मुझे? मैं वही चौधरी हूं जिसने पिछले 8 महीने में रामचरण को पूरे 50,000 रुपए उधार दिए हैं। पैसे मांगते समय तो बहुत दुख भरी कहानी सुनाता है तेरा रामचरण, और जब पैसे लौटाने की बारी आती है तो ना जाने चूहों की तरह कौन सी बिल में घुस जाता है। चल फटाफट से बता दे, कहाँ छुपा कर रखा है उस डरपोक को। नहीं नहीं चौधरी साहब, आप गलत समझ रहे हैं। वो भला क्यों आपसे छुपने की कोशिश करेंगे? दरअसल वो अभी काम पर से वापस ही नहीं आए हैं, और आप फिक्र मत कीजिए, हम जल्द ही आपके 50,000 एक साथ लौटा देंगे। तेवर देख रहे हो भाइयों इस औरत के? 50,000 एक साथ लौटाओगे? अरे तुम लोगों ने 50,000 एक साथ कभी देखे भी है? 50 रुपए कमाने में तुम्हारे रामचरण को नानी याद आ जाती है, और 50,000 लौटाओगे? आप ऐसा न कहिए चौधरी जी, हम जल्द ही आपके पैसे लौटा देंगे। देखो सुमन, मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो। नया साल है, मेरे भी अपने खर्चे हैं। अगर एक हफ्ते के अंदर ही अंदर मुझे मेरे पैसे नहीं मिले तो मैं तुम्हारे घर के सारे सामान बाहर फेंकवा दूंगा। फिर मियाँ बीबी ठंड में मरते रहना। फिर बाद में मत कहना कि मैंने चेतावनी नहीं दी। अभी चलता हूं, पर हमारी मुलाकात बहुत जल्द होगी। उम्मीद है मेरी बातें तुम्हें भली भांति समझ में आ गई होंगी। रामचरण बिना पगार के घर वापस लौटा था। उसके चेहरे पे मायूसी बिल्कुल साफ साफ दिख रही थी। आखिरकार टिल्लू सेठ ने मुझे पैसे नहीं दिए। ऊपर से पगार मांगने पर मुझ पे ऐसे बरस रहा था जैसे मैंने उसके हिस्से के पैसे मांग लिए हों। पूरे दिन उसके खेत में काम करते करते कमर टूट गई। कम से कम मेरी पिछले 3 महीने की पगार ही देता तो उसका क्या चला जाता। इजी, अब हम क्या करेंगे? नया साल मनाना तो बहुत दूर की बात है। अभी तो मुझे इस बात की चिंता हो रही है कि अब हम चौधरी के पैसे कैसे वापस करेंगे। चौधरी के पैसे? तुम अचानक से चौधरी की बात क्यों कर रही हो? चौधरी हमारे घर आया था क्या? दरअसल मैं आपको यही बताने वाली थी। आप जब काम पर गए थे तब चौधरी अपने लोगों के साथ यहाँ आया था। 1 हफ्ते के अंदर अपने पैसे मांग रहा था, ऊपर से धमकी भी देकर गया। अगर हम 1 हफ्ते के अंदर उसके पैसे नहीं लौटाएंगे तो चौधरी हमारे घर का सारा सामान बाहर फेंक देगा। ये तुम क्या कह रही हो सुमन? टिल्लू मुझे 1 हफ्ते बाद पैसे देगा और चौधरी हमसे 1 हफ्ते के अंदर ही अंदर पैसे मांग रहा है। इस तरह तो ना ही मुझे टिल्लू से पैसे मिलेंगे और ना ही हम चौधरी को पैसे लौटा पाएंगे। हे भगवान, यह कैसी असमंजस है। न जाने अब हमारा और हमारे इस घर का क्या होगा। सुनो सुमन, मैं टिल्लू सेठ के पास जा रहा हूँ पगार मांगने। मेरे गैर मौजूदगी में चाहे कुछ भी हो जाए, किसी को भी घर में मत आने देना। इतना कहकर रामचरण फिर से टिल्लू सेठ के पास पगार मांगने के लिए निकल पड़ता है। अरे हरिया सुन, जरा मालिक को भेजना, मुझे उनसे कुछ जरूरी बात करनी है। अरे रामचरण, तू सुबह सुबह मालिक को क्यों ढूंढ रहा है? जाकर खेत में काम कर। मैं भी गाय को चारा खिलाकर खेत पहुंचता हूँ। देख हरिया, मेरा टिल्लू सेठ से मिलना बहुत ज़रूरी है। मुझे उनसे अपना पगार मांगने हैं। फिलहाल मैं बहुत मुसीबत में हूँ। अरे मेरे भाई, तू मालिक से नहीं मिल पाएगा। मालिक तो मालकिन और अपने बच्चे के साथ शहर घूमने निकल गए हैं। अब तो वह 15-20 दिन बाद ही आएंगे। 15-20 दिन बाद आएंगे? मगर उन्होंने 1 हफ्ते बाद मुझे पगार देने को बोला था। अगर मुझे पगार नहीं मिला तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। अब ये सब तू मुझे क्यों सुना रहा है? मालिक आएंगे तो उनसे बात कर लेना। अब तो मुझे बहुत चिंता होने लगी है सुमन। दिन बीत रहे हैं। चौधरी किसी भी वक्त यहाँ आकर हमें परेशान कर सकता है। मैं ऐसा करता हूँ, सुबह होते ही पास वाले गांव निकल जाता हूँ। यदि कोई काम मिल जाए तो फिलहाल के लिए चौधरी को कुछ पैसे दे दूंगा, तो वो हमें बार बार परेशान नहीं करेगा। ठीक है जी, मगर शाम होने से पहले आ जाइएगा।
आजकल शाम होते ही कड़ाके की ठंड पड़ने लगती है। सुबह होते ही रामचरण काम की तलाश में निकल पड़ता है। पूरे दिन चलने के बाद भी उसे कहीं काम नहीं मिल रहा था। मुसीबत अब भी कम नहीं हुई थी। तभी इधर चौधरी फिर से रामचरण के घर पहुंच जाता है। याद है ना सुमन, पिछली बार मैंने बोला था हमारी मुलाकात बहुत जल्द होगी, और देखो मैं आ गया। तुम्हें याद दिला दूं कि 1 हफ्ते हो गए हैं और अब मुझे मेरे 50,000 रुपए चाहिए। दरअसल ये अभी काम पर से वापस नहीं आए हैं। ये जैसे ही आते हैं हम आपके पैसे कल ही लौटा देंगे। बहुत हुआ सुमन, हर बार तुम यही बहाना बनाती हो कि ये काम पर से वापस नहीं आए हैं। पिछली बार भी तुमने यही बात बोली थी। तुम्हारा पति कोई प्रधानमंत्री है क्या, जो हमेशा व्यस्त ही रहता है? अब इस बार मैं एक लफ्ज भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैंने बोला था ना कि पैसे नहीं दिए तो घर का सारा सामान बाहर फेंकवा दूंगा। अब देख मैं क्या करता हूं। भाइयों, सारा सामान घर के बाहर फेंक दो। चौधरी के लोग बड़ी बेरहमी से रामचरण के घर का सारा सामान निकालकर घर के बाहर फेंक देते हैं। सुमन बेचारी कुछ कर भी नहीं पा रही थी। चौधरी ने उसे भी घर से बेदखल कर दिया था। रामचरण इन सब से अनजान अभी भी काम की तलाश में था। शाम को रामचरण जैसे ही घर आता है, वहां का नजारा देख हक्का बक्का रह जाता है। वह समझ जाता है कि यह सब चौधरी और उसके लोगों ने ही किया है। जाने दो सुमन, रो मत। मुझे पता है यह सब किसने किया है। ये चौधरी जैसे लोग सिर्फ हम कमज़ोर लोगों पर ही अपना अकड़ दिखाते हैं। ये घर ही एक सहारा था, उन्होंने इसे भी उजाड़ दिया। अब हम इस गांव में नहीं रहेंगे सुमन, चलो यहाँ से चलते हैं। उस अंधेरी काली रात में जब ठंड भी अपना कहर ढा रही थी, जब किस्मत और गरीबी ने दोनों को ताड़ ताड़ कर दिया था, दोनों अपने दुख दर्द के साथ वहां से जाने लगे। सुमन, मैं बहुत थक गया हूँ, थोड़ी देर आराम करना चाहता हूँ। और तुम बिल्कुल चिंता मत करो सुमन, हम अगले साल ज़रूर नया साल मनाएंगे। इतना कहकर रामचरण वहीं सुस्त होकर लेट जाता है। एक तो ठंड की मार और ऊपर से भूख और प्यास की तड़प से सुमन भी वहीं अधमरी होकर लेट जाती है। जालिम रात ने दोनों के ऊपर बहुत कहर बरसाया था। धीरे धीरे उनकी सांसें तेज ठंडी हवा के साथ खुलने लगी और बेरहम मौत ने दोनों को गले लगा लिया। जहां एक तरफ लोग नया साल मना रहे थे, वहीं दूसरी ओर गरीबी की मार ने 2 बदनसीब की जान ले ली।